नमस्कार। अपना प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम प्रमुख खबरों की ओर। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज है, क्योंकि सपा और सुभाषपा का गठबंधन टूट गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके चलते अब राजनीतिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की खबर, सपा और सुभाषपा का गठबंधन टूट गया। सपा ने लेटर जारी कर इस बात का ऐलान किया है, गठबंधन तोड़ने की बात उनकी ओर से कही गई। एक खत के माध्यम से चाचा शिवपाल से भी अखिलेश ने अपना नाता तोड़ लिया है। शिवपाल जी कहीं भी जाने को स्वतंत्र है, ये सपा की ओर से ये बात कही गई है। सपा का तलाक कबूल, ओपी राजभर ने कहा, और अगला कदम बीएसपी जिंदाबाद, ये बात राजभर की ओर से कही गई है। तो एक बड़ी हलचल राजनीतिक महकमे में उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर सपा और सुभाषपा का गठबंधन टूट गया है। चाचा शिवपाल के संबंध में भी उन्होंने कहा है कि वे अब कहीं भी जाने को स्वतंत्र हैं। तो चाचा शिवपाल से भी अखिलेश ने नाता अपना तोड़ लिया है। शिवपाल जी कहीं भी जाने को स्वतंत्र है, ये बात अखिलेश यादव ने खत के माध्यम से जारी करते हुए इस तमाम बातों का जिक्र किया है। सपा का तलाक कबूल, ये अब ओपी राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब ये खत निकलकर सामने आया, गठबंधन को तोड़ने की जब बात कही गई, तो राजभर ने ये प्रतिक्रिया दी कि उनका तलाक कबूल है, और साथ ही साथ में उन्होंने ये आगे की प्रतिक्रिया भी दी है कि बीएसपी जिंदाबाद। ये राजभर का बयान निकलकर सामने आया। चलिए, इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, मनमुटाव की स्थिति यहां पर बनी हुई थी। कल जब हमारे सहयोगी ने ओपी राजभर से खास बातचीत की थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बातों बातों में जिक्र कर दिया था, उनके द्वारा ही तलाक की बात कही गई थी, बीएसपी का भी जिक्र उन्होंने किया था, और आज वही चीज हो गई। देखिए, इस पूरे अगर आप हलचल को देखेंगे तो इसके पीछे राष्ट्रपति का जो चुनाव होना था उसको लेकर पहले ही तस्वीर साफ हो रही थी, और कयास भी लगाए जा रहे थे कि ये जो गठबंधन है ये बहुत दिन ठहरेगा नहीं, क्योंकि वजह साफ थी, क्योंकि जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था उससे पहले ही ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव को नसीहतें दे रहे थे कि वो इसी कमरे से बाहर निकले, वो ट्विटर से राजनीति ना करें, वो सड़कों पर निकले। इस तरह की नसीहतों पर अखिलेश यादव ने भी कहा था कि उन्हें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज हुई थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, वहां से ये माना जा रहा था कि जो भी दल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएगा उससे वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा। शिवपाल सिंह यादव ने भी आरोप लगाया था कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव पर आईएएस का जो एजेंट कहने का आरोप लगाने वाले यशवंत सिन्हा को अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुलायम सिंह का एक तरीके से कहीं ना कहीं अपमान है। इसी वजह से उन्होंने लेटर भी दिया था एक अखिलेश यादव को और कहा था कि वो यशवंत सिन्हा का सपोर्ट ना करें। और इसी तरह का आज एक लेटर समाजवादी पार्टी के साथ जारी किया गया है कि जहां सम्मान आपको मिल रहा हो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर की बात करें कि जिस तरह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग कराई, गठबंधन में रहते हुए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के लिए अपने विधायकों से वोट कराया और उनका खुद का वोट इनवैलिड हो गया। और वहीं से ये माना जा रहा था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वे कई तस्वीरें साफ करता हुआ चलेगा 2024 के जो इलेक्शन होने हैं लोकसभा के, उसके लिए भी। और ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर अपने पुराने खेमे में जाते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आज तस्वीर साफ कर दी है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बैठेंगे, लेकिन सवाल जरूर खड़े होंगे कि 2022 के चुनाव में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी पर हमले कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ओबीसी का सम्मान नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने कहा था कि जो स्टूल मंत्री है वहां पे इसीलिए क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और ओबीसी के सम्मान की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तस्वीर साफ हो चुकी है कि जिस तरह से उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई, उससे भी माना जा रहा है कि अब बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री की कुर्सी पर भी ओम प्रकाश राजभर नजर आ सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर बीएसपी जिंदाबाद, ये बात राजभर की ओर से कही गई है, लेकिन ये भी अंदेशा काफी ज्यादा जताया जा रहा था। तौकीर, एक बात आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये बात जग जाहिर है कि राष्ट्रपति चुनाव से लेकर और समर्थन देने को लेकर तभी से ही ऐसी स्थिति ज्यादा उपजी थी, विवाद की स्थिति तब से ज्यादा निर्मित हुई थी। बीजेपी में शामिल होने की बात को लेकर जब हमारे सहयोगी ने कल उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने सीधे साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया था कि बीएसपी जिंदाबाद, और आज भी उन्होंने यही बात कही है कि बीएसपी जिंदाबाद की बात उनके ओर से कही गई है इस खत के जवाब में। देखिए, बीएसपी को लेकर वो सॉफ्ट कॉर्नर चल रहे हैं काफी लंबे समय से। चुनाव भर भी देखा गया उन्होंने मायावती पर कोई हमला नहीं किया, कहीं पर उनको लेकर जिक्र नहीं किया, और आज वो बीएसपी के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनसे वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।
तो इससे कहीं ना कहीं नजदीकियां भी दिख रही है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया और द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नजदीकियां उनके साफ नजर आ रही हैं। और उन्होंने ये भी माना था कि वो अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करके भी लौटे हैं और चुनाव से पहले वो दिल्ली पहुंचे थे और कई बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन बसपा के लिए जिस तरह से वो सॉफ्ट कॉर्नर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दो नावों पर सवारी कर रहे हैं अभी, कि अगर भारतीय जनता पार्टी में बात नहीं बनती है, उनको मंत्री पद ऑफर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं बसपा का जो रास्ता है वो खुला रहेगा और 2024 के चुनाव में वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का एक जनाधार है, एक दलित वोट की राजनीति करती है मायावती, अगर दलित राजनीति के सहारे अगर वो निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको 2 से 4 सांसद भी हो सकते हैं अगर वो मायावती के साथ गठबंधन करते हैं 2024 चुनाव में। तो एक बड़ी तस्वीर देखी जा रही है और बड़ी लकीर खींचने की तैयारी में ओम प्रकाश राजभर है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे, वो किसी भी दल के साथ रहे लेकिन अपनी जो संख्या बल है, चाहे विधायकों की चाहे सांसदों की, वो बढ़ाते रहे। तो माना यह भी जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें कोई भी मंत्री पद ऑफर होता है तो वो उधर बैठेंगे, अन्यथा 2024 के चुनाव में मायावती के साथ नजर आ सकते हैं। राजभर और अखिलेश यादव के बीच की जो नजदीकियां थी वो तो अब खाई में परिवर्तित हो चुकी है। दोनों ने अब गठबंधन को तो अपना तोड़ दिया है, लेकिन शिवपाल को लेकर जो खबर है वो भी खबर है कि अब उन्होंने उस खत में जो जारी किया उसमें उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिवपाल जी भी अब कहीं भी जाने को स्वतंत्र हैं। देखिए, शिवपाल सिंह यादव लगातार अखिलेश यादव के जो गठबंधन है उस पर सवाल खड़े कर रहे थे और इसके अलावा जो उनका नेतृत्व है उस पर भी सवाल खड़े किए थे कि संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। इसी वजह से शिवपाल यादव लगातार अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसी समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे और वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो पार्टी को छोड़ते हैं या अखिलेश यादव से अलग होते हैं तो उनकी विधायकी का क्या होगा और क्या उनकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो रद्द होगी। तो इस तरह के कई सवाल हैं अभी। लेकिन आज अखिलेश यादव ने साफ किया है, दोनों को अलग अलग लेटर जारी किया है और दोनों से कहा है कि अगर जहां तो सम्मान मिलता हो वहां जाकर आप बैठ सकते हैं। अब ऐसे में अगर शिवपाल यादव अलग होते हैं या अपनी सत्ता रद्द कराने की अपील करते हैं, उसके बाद वो कहां जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। चलिए, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया तौकीर आपका। तो यहाँ आपको बता दें कि सपा और सुभाषपा का गठबंधन टूट गया है। पिछले कई दिनों से लगातार वाद विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो रही थी। अखिलेश यादव और राजभर के बीच में मनमुटाव जैसी स्थिति निर्मित हो रही थी और कल ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि अगर वे तलाक देंगे तो हम कबूल करने को तैयार बैठे हैं। और आज ये स्थिति आ ही गई कि अखिलेश यादव की ओर से खत जारी किया गया जिसमें गठबंधन तोड़ने की बात कही गई, जिसमें राजभर ने तुरंत ही पलटवार किया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि हमें ये कबूल है। और साथ ही अब आपको बता दें कि सपा और सुभाषपा का गठबंधन टूट गया है। लेटर जारी कर उन्होंने इस बात का ऐलान किया। साथ ही साथ शिवपाल से भी उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे आप? आखिरकार जो इतने लंबे समय से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, गठबंधन टूटने को लेकर कई सवाल किए जा रहे थे, आज वो स्थिति साफ हो गई, गठबंधन टूट गया। नहीं, ये तो होना ही था। बस ये है कि थोड़ा विलंब से हुआ, लेकिन यह संभावित था क्योंकि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र ही इस प्रकार का है कि समाजवादी पार्टी भरोसेमंद साथी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जब पहले कांग्रेस के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया, हाथ पकड़ करके दोनों युवराज साथ साथ में लखनऊ में टहले और नारा दिया कि यूपी को ये हाथ पसंद है, ये साथ पसंद है। लेकिन क्या हुआ, चुनाव परिणाम के बाद हाथ छुड़ा करके अलग अलग हो गए। उसके बाद 2019 के चुनाव में हाथी को साथी बनाया, लेकिन साथी भी रूठ गया, गठबंधन फिर से टूट गया। और आज अब उसके बाद केशव देव मौर्य को बाहर निकालना हो, ओम प्रकाश राजभर जी को आज गच्चा देना हो। देखिए, अखिलेश यादव जिन्होंने अपने पिता को गच्चा दे दिया, अपने चाचा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। और आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये नारा लगा रहे हैं कि कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ केवल रहेंगे अखिलेश, केवल रहेंगे अखिलेश। उनकी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा किसी और की जरूरत नहीं है। केवल इतनी अकेले स्वार्थ केंद्रित पार्टी चलाने वाली, अहंकार से ग्रस्त इस तरह की पार्टियां नहीं चलती हैं, इस तरह के गठबंधन नहीं चलते हैं। ये गठबंधन पहले ही टूटना तय था। बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर राजभर के लिए दिखाई दे रहा है, चाहे राजभर के एंड से देखे तब भी या फिर बीजेपी की ओर से देखे तब भी। हम सॉफ्ट कॉर्नर हम राजनीति करने वाले सभी दलों के प्रति रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी दल गरीबों की सेवा के लिए काम करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने अंत्योदय के सिद्धांत के तहत प्रतिपादित करने का काम किया था। उस राह पर कोई भी चलेगा, हम उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, हम उसके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखने का काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल। हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
हम जो कहें वही ये बोलें, लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी के सुर में सुर मिला करके पार्टी नहीं बनाया बोलने के लिए। हम जिनके लिए लड़ते हैं उनकी आवाज बराबर बोलते रहते हैं। आज भी मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी में आज के तारीख में जो हमने 22 का चुनाव में देखा, ना तो कश्यप को टिकट देने के लिए उनके पास है, ना तो पाल प्रजापति को हिस्सेदारी देने को है, ना राजभर को हिस्सेदारी देने की बात है। अगर मैं सीट गिनवा दूं उनका, मैं कहता रहा, लड़ता रहा, यही उनकी है। जो आज उन्होंने तलाक दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर, हम मिले योगी से किसी समस्या के लिए तो बहुत गुनाह है, और अखिलेश जी या माननीय मुलायम सिंह जी यादव मिले तो बहुत अच्छा है। वो तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा कि कौन। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर से शनिवार को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसके बाद फिर से राजनीति पारा चढ़ गया है। दरअसल ये तस्वीरें रामपुर से विधायक और समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता आजम खान के घर से आई हैं। शनिवार को सपा विधायक के घर महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य नजर आए, जिसके बाद माना जाने लगा कि सपा गठबंधन में नाराज साथियों के साथ बातचीत का दौर फिर से शुरू हो गया है। दरअसल शनिवार को रामपुर विधायक आजम खान के घर केशव देव मौर्य नजर आए थे और वहीं इस दौरान दोनों के साथ खाने की भी तस्वीरें सामने आई। वहीं एक अन्य तस्वीर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद यहां मौर्य ने बताया कि आजम खान ये जानना चाहते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या सियासी घटनाएं हुई हैं। मुख्य मुद्दा ये था, वो ये जानना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में महान दल किस तरह आया और क्या क्या ऐसी दिक्कतें आई जिसकी वजह से गठबंधन टूटा और मुझे गठबंधन से अलग होना पड़ा। मैंने एक एक छोटी भी डिटेल उन्हें दी क्योंकि उन्होंने समय खूब दिया मुझे, मेरे साथ घंटों बैठे और उन्हें सब कुछ मैंने बताया। अब्दुल्ला आजम साहब भी थे, उन्हें भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया। लेकिन संभावनाओं का कभी अंत नहीं होता राजनीति में। क्या किसी ने सोचा था कि जो आज चीज़ें हो रही हैं, जितना छीछा लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन में कुछ लोगों ने किया, कुछ तथाकथित नेताओं ने अस्तर विहीन बातें की, गठबंधन में थे, छोटे से नेता हैं और इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्या किसी ने सोचा था? तो राजनीति में जो होता है वो सोचा नहीं जाता। इधर यूपी सरकार ने बिजली की नई दरें जारी करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 7 रुपए का स्लैब वापस ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में बिजली दरों में करीबन 10% की कमी आई है। नई दरों के मुताबिक 300 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने पर अधिकतम 6.5 रुपए दर होगी। 151 से 300 यूनिट तक 6 रुपए, 101 से 150 यूनिट तक 5.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। 0 से 100 यूनिट तक 5 रुपए प्रति यूनिट की बिजली मिलेगी। वहीं घरेलू बीपीएल बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि पहले उपभोक्ताओं से 3 रुपए 35 पैसे टैरिफ चार्ज किया जाता था, अब वे सिर्फ 3 रुपए टैरिफ देंगे। शर्त ये रहेगी कि वे 1 किलोवाट 100 यूनिट के अंदर रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला ये किया गया कि शहरी घरेलू उपभोक्ता के लिए अधिकतम 7 रुपए के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। एक तरह से 6.5 रुपए से ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आज मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार हाईवे NH-58 हाईवे पर कांवड़ खरीद करने का आरोप लगाते हुए कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि कांवड़ियों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर डाली। शिव भक्तों के गुस्से को देखते हुए आनंद फानंद में डीएम और एसएसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने वहां कांवड़ियों की बात सुनी और जांच का आदेश दिया। एसएसपी ने कहा कि शिव भक्तों के लिए गाड़ी की व्यवस्था करा दी गई है। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप है उनकी जांच की जाएगी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ राजस्थान के कांवड़िए थे, ये हरिद्वार से जल लेकर राजस्थान की तरफ जा रहे थे और रास्ते में इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग ऑल्टो सवार लोग जा रहे थे और इनसे कुछ टक्कर हुई या कुछ बहस हुई, तो उस पर उन्होंने आपत्ति की और उसके बाद ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे जाम लगाने का प्रयास किया और पुलिस के द्वारा इनको समझाया बुझाया गया सभी लोगों को और इनके द्वारा बताया गया कि इनको एक गाड़ी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कि अपना जो जल है और उसका व्यवस्था पूरी हो जाएगी।
बढ़ते हैं आगे तो बांदा जिले की खबर है, जहां पर 2 दिन से हो रही भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जिले में अलग अलग स्थानों में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जिला प्रशासन ने सभी मृतकों के आश्रितों को दैवीय आपदा राहत कोष के तहत 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने की बात कही है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बांदा सदर तहसील क्षेत्र में 4 लोगों की और नरैनी क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हुई। अधिकांश मृतकों की खेतों में कृषि कार्य के दौरान तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली की अचानक चपेट में आने से मौत हो गई। सभी मृतकों का पंचनामा करने के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर आगरा रेल मंडल में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम को आइकॉन वीक के रूप में मनाया जा रहा था, जिसका आज समापन किया गया। समापन कार्यक्रम में उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार अपनी धर्मपत्नी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर आगरा रेल मंडल की ओर से स्वतंत्रता सेनानी सरोज गौरिहार और लक्ष्मी सिंह को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, वहीं उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें प्रतीक चिन्ह यादगार के रूप में भेंट किया। तो कार्यक्रम को ऑन आइकॉन वीक के रूप में यहां पर मनाया गया है और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अमृत महोत्सव के अंतर्गत रेलवे ने ये कार्यक्रम को आयोजित किया था और आगरा की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। तो रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल रहे। अमृत महोत्सव के अंतर्गत रेलवे ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम को आइकॉन वीक के रूप में मनाया गया और आज इसका समापन हो गया। हर रोज अलग अलग यहां पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबर की। तो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुकी हैं और आगामी 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। लेकिन इस चुनाव के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस में हुई क्रॉस वोटिंग से खलबली मची हुई है। कांग्रेस के 19 में से 17 विधायकों ने मतदान किया, जिसमें से एक मत खराब हुआ है और एक मत एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद से ही कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता जांच के बाद सख्त एक्शन लेने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सब कुछ तय होने के बाद भी आखिर कांग्रेस के विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर संगठन से विद्रोह क्यों किया। राष्ट्रपति चुनाव में हमको वोट का अधिकार इसलिए मिला है कि हम विधायक हैं और जिस राजनीतिक दल ने हमको विधायक का टिकट दिया उससे हम चुनाव जीत करके आए और उसके बाद यदि हम जो हमारा धर्म है उसका पालन नहीं करते हैं तो उससे गंभीर विषय दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। देखिए, मैंने कहा ना कि गुप्त मतदान है, लेकिन भविष्य में उनके हाव भाव उनकी गतिविधियां पर नजर रखी जाएगी और ऐसा नहीं कि वो बच जाएंगे। किस तरह से सस्पेंड वगैरह जैसी संस्कृति भी होगी? अब आगे की कार्रवाई, अभी तो सस्पेंशन की कार्रवाई का तो करना और हम कहें कि, लेकिन जब तक पूरा वो चेहरे बेनकाब नहीं होंगे हम क्या किस पर कार्रवाई कर सकते हैं। चमोली से जुड़ी खबर है, जहां के हेलंग में महिलाओं से बदसलूकी के मामले में जांच के बाद कुछ और ही कहानी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी पूरे मामले की अपने स्तर से जांच कराई है और वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जांच में सामने आया है कि कुछ महिलाएं जानबूझकर परियोजना से जुड़े कार्यों का विरोध कर रही हैं, जबकि खुद प्रधान के माध्यम से वहां पर काम हो रहा है। आगे उन्होंने बताया कि जो तस्वीर सोशल मीडिया में सामने आई वो पूरी तरह से सही नहीं है। इसकी जानकारी डीएम और वन विभाग की रिपोर्ट में भी सामने आया। बहुत स्पष्ट मामला है, मुझे भी जैसे संज्ञान में आया था मैंने तत्काल इस पर संबंधित जिलाधिकारी से वार्ता करके उन पर मुझे पूरी जांच करके मुझे अवगत कराने के निर्देश दिए। तो इसी तरह फॉरेस्ट के जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं उनको भी कहा गया था। उसके बाद जो पूरी पिक्चर सामने आई वो ये थी कि वो टीएसडीसी
अपने CSR से गांव का खेल का मैदान डेवलप कर रही थी, गांव के लोगों के निवेदन पे। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की। मंत्री जोशी ने कहा कि 26 जुलाई हमारे लिए गौरव का दिन है। इस दिन को खास बनाने के लिए देहरादून में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देखिए, पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से जो हमारा कारगिल विजय दिवस है, इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, वो तो बड़े रूप में नहीं बना पाए। ये परिस्थितियां सामान्य है और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की हो चाहे प्रदेश की हो, पूरी ईमानदारी के साथ इन शहीदों के साथ है, इन वीरों के साथ है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी। नमस्कार।